हेलो एवरीवन। हमने जो छुट्टी वाली चीज़ें थी वो कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, अब चैप्टर से स्टार्ट हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में, ठीक, तो ये सारी चीज़ें, एक सेकेंड, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, खुद से समझ में आ जाएगा। बाकी प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में जो टाइमिंग है वो मानव उत्पत्ति से 3000 वर्ष ईसा पूर्व की है, और आद्य ऐतिहासिक काल की टाइमलाइन कितनी है? 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और ऐतिहासिक की कितनी है? 600 ईसा पूर्व से आगे की। एक लाइन खींचिए, यहाँ मानव की उत्पत्ति हुई है, ठीक, यहाँ कहीं 3000 ईसा पूर्व है, फिर बढ़ते 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 600 ईसा पूर्व है, फिर ये 600 ईसा पूर्व से आगे की टाइमलाइन है, ठीक है, और हम यहाँ आगे कहीं हैं। तो मतलब पहले यहाँ से पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे वाला है, ठीक है, और घटते घटते फिर बढ़ेगा, ऐसे जाएगा टाइमलाइन। आगे आ जाइए। ऐतिहासिक काल में पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक में पाषाण। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी। अब देखिए, ये ज़रूरी है बताओ कि किसमें क्या है। जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें पाषाण, पत्थर वाली संस्कृति थी वो। फिर आद्य ऐतिहासिक आई जिसमें सिंधु घाटी और ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया। फिर मौर्य काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है, ठीक है। मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण काल से हुआ, हम आ गए प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। और इसको 3 भाग में बांटा गया, तो उसमें भी पहला, बीच में और नव, ठीक है, पूरा, मध्य और नव पाषाण। ये देखिए नीचे एक टेबल बना हुआ है, टाइमलाइन दी हुई है सबकी, ठीक है, और हर एक टाइमलाइन को हमने मतलब इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे पूरा पाषाण है तो उसको भी 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, निम्नपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा। इसी तरह इन दोनों को भी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। आ जाइए, पूरा पाषाण काल के बारे में क्या है। तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य कैसा दिखता था? तो वो यार बहुत असभ्य था, बर्बर था, जंगली था, और नदियों के किनारे रहता था, गुफाओं में रहता था, शिकार करता था, फिर भोजन इकट्ठा करता था, ठीक है। और इन पूरा पाषाण कालीन स्थलों में जो प्रमुख नाम है क्या है? वो बेलन घाटी है। बेलन घाटी दुनिया के उन प्राचीनतम स्थलों में से एक है जहाँ मानव का प्रथम बसाव हुआ था। यह सोनभद्र से निकलने वाली और यहाँ बहने वाली बेलन नदी यानी टोस की सहायक नदी की घाटी में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पूरा पाषाण काल के तीनों कालों यानी निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये एक एक लाइन, इसकी एक एक वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं बेलन घाटी की, हम बात कर रहे हैं कि वो सोन नदी के किनारे थी, और जो तीनों काल हैं पूरा पाषाण काल के, उनके तीनों के अवशेष यानी कुछ कुछ सामग्रियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। बेलन घाटी पुरा स्थल की खोज एवं उत्खनन कार्य का श्रेय किसको जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? GR शर्मा को जाता है, ठीक है। यहाँ लोहदा नाले के समीप अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक सुंदर मूर्ति मिली है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। यह इस तरह की मूर्ति भारत में अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हुई है। यहाँ के निवासी आरंभ में आखेट आदि के लिए क्या करते थे? क्वार्ट्जाइट यानी कठोर एवं रूपांतरित पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे। फिर बाद में क्या हुआ? वो जैस्पर और चर्ट आदि चमकीले पत्थरों की सहायता से फलक टूल्स बनाने लगे। जो पूरा पाषाण कालीन अवशेष हैं वो सोनभद्र स्थित सिंगरौली घाटी तथा वाराणसी क्षेत्र के चकिया में भी प्राप्त हुए हैं। जगह का नाम देखते रहिए, सिंगरौली घाटी सोनभद्र में है, ठीक है, और वाराणसी में चकिया है, वहाँ से पूरा पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। आ जाइए आगे चलते हैं, एक सेकंड।
अब ये मृदभांड के बारे में बता रहा है। आगे मध्य पाषाण काल है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो भी मृदभांड वगैरह हुए हैं, मृदभांड मतलब कि मिट्टी के बर्तन की बात कर रहा है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास काल की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। पुरातात्विक स्रोतों में मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, और क्या पता चलता है, ऐसा क्या हो गया मिट्टी के बर्तन में, तो उनका जीवन स्तर पता चलता था, उनका रहन सहन कैसा था, सामाजिक संरचना कैसी थी, व्यक्तिगत और सामाजिक सोच कैसी थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इस काल के कई मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो गैरिक, एक तो पहला ये देख लीजिए गैरिक मृदभांड संस्कृति, तो ये कब से कब तक टाइमलाइन क्या है, कितनी है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं। काल इसका देख लीजिए 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है। स्थल कौन कौन से हैं, बिशौली है बदायूं में, राजपुर, परसू, मायापुर, साईपई, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, अहि क्षेत्र, बिठूर। ठीक है, तो ये हो गया 7-8 नाम हैं। ठीक, और उसके अलावा यहाँ कच्ची ईंटों से बने वर्गाकार और गोलाकार मकान मिले हैं। कच्ची ईंटों के घर बनते थे पहले, कैसे, गोल गोल और वर्गाकार। इस काल में घर सरकंडों से बनाए जाते थे, जिन पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था। इस संस्कृति का पता या मतलब कदाचित बाढ़ को माना जाता है कि इस कारण से हुआ था। फिर आ जाइए काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति। तो इसका टाइम, ये कब मिली थी, ये संस्कृति हम कब मानते हैं कि ये वाले पॉट्स मिले थे, मृदभांड मिले थे, तो ये थे हड़प्पा कालीन थी। ये हड़प्पा कालीन संस्कृति का कौन कौन सा क्षेत्र माना जाता है, तो ये है अतरंजी खेड़ा, अहि क्षेत्र, हस्तिनापुर, आलमगीरपुर। फिर उसके बाद आ जाइए चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। तो ये कहाँ की संस्कृति थी, तो ये वैदिक काल की मानी जाती है। तो वैदिक या ऋग्वैदिक या वैदिक काल, इसका टाइमलाइन है। तो ये कौन कौन सी जगह की बात कर रहा है, तो अहि क्षेत्र, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और मथुरा की बात कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाइए उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृदभांड संस्कृति। तो ये कब की है, तो ये उत्तर वैदिक काल की है, और उत्तर वैदिक काल से लेकर मौर्य काल तक की है, यानी 500 से 100 ईसा पूर्व तक के बीच। इसका जगह कौन कौन सी हैं, वही हैं, कुछ कुछ थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे अहि क्षेत्र है, हस्तिनापुर है, अतरंजी खेड़ा है, कौशाम्बी, श्रावस्ती। ठीक है, ये कई बार पढ़ने पे याद हो गया, एक्चुअली तुरंत नहीं याद हो सकता इतना कुछ। ठीक है, आ जाइए उत्तर प्रदेश में। अब हम मध्यकाल में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मध्यकाल के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, सराय नहराय, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। फिर महदाह, दमदमा, चौपानी मांडू। ठीक है, ये सब मध्यकालीन स्थल हैं। तो सराय नहराय, महदाह, दमदमा, ये कहाँ पे हैं, ये सब प्रतापगढ़ में हैं। ठीक है, और जनपद प्रतापगढ़ में है। और सराय नहराय और महदाह से स्थायी झोपड़ियाँ बनाकर रहने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर सराय नहराय में झोपड़ी का फर्श, अस्थायी निवास स्थान के अवशेष मिले हैं। और क्या मिला है यहाँ से, 14 शवाधान, 8 गर्त चूल्हे। ठीक है, और शवों को जो उनका सिर था वो पश्चिम और पैर पूरब में रखा जाता था इनके यहाँ। आगे आ जाइए, सराय नहराय में और क्या मिला है, युद्ध अथवा बाह्य मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। चूल्हों से पशुओं की जली हुई हड्डियाँ मिली हैं यहाँ, जिससे यहाँ के निवासियों के खान पान का पता चलता है। महदाह में क्या मिला है, युगल समाधियाँ मिली हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष एक साथ। और यहाँ हड्डी से बने बाणाग्र वगैरह मिले हैं, आभूषण मिले हैं। दोनों स्थलों पर लघु पाषाण उपकरण वगैरह भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। और दमदमा से क्या मिला है, दमदमा से 41 समाधान मिले हैं और कुछ गर्त चूल्हे मिले हैं। इनमें 5 युगल समाधियां हैं। ठीक है, ये जो 41 है इन्हीं को डिवाइड किया है, इनमें 5 युगल समाधियां हैं, और जबकि एक समाधि में 3 मानव शवों को एक साथ रखा गया है। ये सेंटेंसेस में बना के पूछ देगा अगर पेपर टफ देना होगा तो। ठीक है, और ये इतने फैक्ट्स हैं कि अगर एक बार में तो याद होने से रहे, कई बार रिवीजन याद करना पड़ेगा तब याद होगा। यहाँ भी लघु पाषाण उपकरण के साथ साथ हड्डियों से बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज के निकट क्या है, लेखैया है। कई बार ना यही नहीं पता होता है कि नाम तो दे दिए हैं कहाँ।
मतलब लेखैया तो कहाँ है पता ही नहीं है, तो प्रयागराज है, वहाँ के पास है। तो यहाँ शिलाश्रय से सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अब नवपाषाण में आ जाइए। नवपाषाण में क्या है? प्रदेश के नवपाषाण काल स्थलों में प्रयागराज के बेलन घाटी के तट पर स्थित कोलडीवा, नाम याद कीजिए, कोलडीवा, महगड़ा, पंचोह के अतिरिक्त संत कबीर नगर जनपद के लहुरादेव का नाम प्रमुख है। इन पुरास्थलों से क्या क्या मिला है? कृषि, कच्ची ईंट, घास फूस से बने आवास के सबसे प्राचीनतम मतलब प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सबसे पुराने। कोलडीवा में जहाँ 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, वहीं नवीनतम शोध के अनुसार लहुरादेव में, लहुरादेव कहाँ है? संत कबीर नगर के पास, ठीक है। तो वहाँ पे लहुरादेव को भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। तो कोलडीवा से क्या मिला है? धान के साक्ष्य मिले हैं, और लहुरादेव से क्या मिले हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और जहाँ पे 9000 से 8000 ईसा पूर्व में धान के साक्ष्य मिलते हैं। तो पहले तो हम लोग कोलडीवा मारते थे, मतलब ऑप्शन जब रहता था कोलडीवा, लेकिन फिर जब उसी बीच नई खोज हुई और फिर पता चला कि नहीं, लहुरादेव से ज़्यादा पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये हो गया। अब आ जाइए आदि ऐतिहासिक काल में। इस काल में मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग आरंभ किया। तो पूछ सकता है कि धातुओं का आरंभ किस काल में स्टार्टिंग हुई? तो ये हुआ आदि ऐतिहासिक काल में, ठीक। सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग हुआ। ये पूछ सकता है कि कौन से धातु का प्रयोग हुआ? बाद में कांसा और फिर लोहे की बात हो गई। अब ये हुआ कि हाँ, लोहा भी था लेकिन बाद में हुआ, पहले नहीं, ठीक है। कांसा लोहा सब हो गया। आरंभिक दिनों में मनुष्य ने पाषाण उपकरणों के साथ ही तांबा का उपयोग किया। इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया, चालकोलिथिक, ठीक है। इसका समय कितना है? 3000 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस संस्कृति का बड़ा भाग हड़प्पा संस्कृति के रूप में जाना जाने लगा। उत्तर प्रदेश में इस काल के महत्वपूर्ण पुरा स्थल मेरठ और सहारनपुर हैं। आदि ऐतिहासिक काल के शहर कौन कौन से हैं? मेरठ और सहारनपुर। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अवधि में तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि विकसित हुई है, जिनसे पहले ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति और फिर कांस्य युगीन सभ्यता को जन्म दिया। ताम्र कांस्य युगीन संस्कृति और फिर कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति इसी युग का प्रतिनिधित्व करती है। यह दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय संस्कृति थी। इसका समय रेडियो कार्बन काल निर्माण विधि से 3500 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। इसका परिपक्व चरण कितना है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व। हड़प्पा संस्कृति की अब तक की 1400 से अधिक बस्तियों का पता लगाया जा चुका है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो देख लीजिए, सबसे पूर्वी मतलब ये यूपी है, तो यहाँ कहीं सबसे पूर्वी स्थल कहाँ है? मेरठ में। अब ये मतलब ये वाला, सॉरी गलत बता दिया मैंने, ठीक है। इसमें यहाँ पे कहीं मेरठ में, यूपी में ही सबसे, ये यूपी है तो यहाँ पे मेरठ में कहीं, ठीक है। और इसके अंतर्गत यमुना की हिंडन नदी के तट पर बसा आलमगीरपुर की खोज हुई थी। तो आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ, ठीक है। और किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 में। इसे परसाराम का खेरा नाम से भी जाना जाता है। आलमगीरपुर में, एक सेकेंड, आलमगीरपुर में मटके, रोटी बेलने की चौकी, कटोरी के अनेक टुकड़े मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों पर मोर, गिलहरी आदि के चित्रों के अतिरिक्त लिपि भी प्राप्त हुई है, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी लेखन कला से परिचित थे। स्टेटमेंट में पूछ सकता है क्या यहाँ के निवासी यानी कि आदि ऐतिहासिक काल के या फिर ये देखिए आलमगीरपुर के जो यहाँ से अवशेष मिले हैं, क्या वहाँ पर लेखन कला से परिचित थे वो लोग? तो हाँ, वो लोग परिचित थे। आलमगीरपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी जगह हैं? ठीक है, तो ये है हुलास सहारनपुर में, बड़ा गांव बागपत, मानपुर, बुलंदशहर, कैराना, शामली, मांडी, मुजफ्फरनगर। मांडी मुजफ्फरनगर, ये भी लास्ट शायद आरओ में या किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है मांडी के बारे में। और ये हड़प्पाकालीन बस्तियों के रूप में इनकी खोज की गई है। एक बार फिर से देख लीजिए, नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हुलास कहाँ है? सहारनपुर में है, ठीक है। सहारनपुर जैसे ये यूपी, सॉरी एक सेकेंड, जैसे अगर ये यूपी है
तो यहाँ का ऊपर में है सहारनपुर, ठीक है। तो हुलास, सहारनपुर, बागपत, बड़ा गांव, बागपत, बड़ा गांव, बड़ा सा बाग, ठीक है, बड़ा बाग, इसको बड़ा बाग कर दीजिए। मानपुर, बुलंदशहर को अपने ऊपर बड़ा मान है, ठीक है। कैराना, शामली, कैराना, ठीक है। मांडी, मुजफ्फरपुर, MM, ठीक है। ये हड़प्पाकालीन बस्तियों के रूप में इनकी जानकारी प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक काल जो है आगे के वीडियो में देखते हैं। शॉर्ट बना रही हूँ ताकि पढ़ने में बहुत हैक्टिक ना लगे, क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत हैं, सारा फैक्ट से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है।